यस, सामने देखो बेटा, अध्याय नंबर 1 आपका जीवों में जनन। इस अध्याय की सबसे पहले हम आपको प्रस्तावना परोसते हैं। क्या परोसते हैं बेटा? प्रस्तावना परोसते हैं कि शब्द जनन या फिर प्रजनन दोनों के लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन ही होता है। क्या होता है? तो एक जीव को तो हमने जूनियर की क्लास में जाना। एक जीव वो होता है जो बाह्य वातावरण से क्या करता है? उद्भाषित होता है और अनुक्रिया करता है, और एक बदले वातावरण के अनुरूप अपने आनुवांशिक पदार्थ में क्या लाता है? बदलाव लाता है। एक जीव वो होता है जिसमें बाह्य और आंतरिक दोनों ही प्रकार की क्या होती हैं? वृद्धियाँ होती हैं। ये तो हमने जूनियर में पढ़ लिया। लेकिन अब जो शब्द आ रहा है वो क्या आ रहा है? जनन या प्रजनन, रिप्रोडक्शन आ रहा है बच्चों। अतः ये एक किसी भी जीव का, ये किसी जीव का क्या होता है गुड़िया? गुण है। जीव का कैरेक्टर है ये, ध्यान रखना आप। ये किसी जीव का क्या होता है? गुण होता है। और इस गुण के कारण एक जीव जो होता है, एक जीव जो होता है वह अपने से छोटे संतति जीव को, किसको बच्चों? अपने से छोटे संतति जीव को जन्म देता है। क्या देता है? जन्म देता है। अतः छात्रों, इस जन्म देने से क्या होता है? ताकि उसकी उत्तरजीवता, जो सर्वाइकल होती है, जो उसकी उत्तरजीवता है वो क्या रहे बच्चों? कायम रहे। जो उत्तरजीवता है वो क्या रहे? कायम रहे। और इस धरा पर उस जाति की निरंतरता बनी रहे। अतः प्रजनन एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इस धरा पर प्रत्येक जाति जीव की क्या बनी रही बच्चों? निरंतरता। क्योंकि प्रत्येक जाति जीव एक निश्चित जीवन अवधि रखता है, उसके बाद उसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो मौत के बाद फिर जीव कैसे रहेगा धरा पर? तो देखो बच्चों, इस गुण को समझने के लिए ध्यान दो बच्चों। सबसे पहले क्या हुआ? एक एक पॉइंट को, तो इसके लिए क्या होता है कि कोई भी जीव हो जो जन्मता है, सबसे पहले जीव क्या करेगा? जन्मता है। यानी जन्मता शब्द का अर्थ होता है जन्म लेता है। क्या लेता है बेटा? एक लाइन को देखो, यहां लिख रहा है छोटा शब्द। यहां अध्यापक ने परिभाषा में क्या लिखा है? जब परिभाषा अध्यापक ने लिखी है तो उसमें लिखा है उसने कि एक जीव जो होता है वो अपने से छोटे और अपने ही समान संतति जीव को जन्म देता है। तो आखिर छोटा शब्द क्या है? तो देखो बच्चों, छोटा शब्द क्यों आ रहा है? कि जैसे ही जीव का जन्म होगा इसको जनन करने का अधिकार नहीं होता, इसे जनन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये कुछ समय के लिए बाह्य वातावरण से क्या होगा बच्चों? उद्भासित होगा। और इस उद्भासन काल जो होता है यही जीव का वृद्धि काल बोला जाता है, जिसमें जीव जितना आनुवांशिक पदार्थ अपने जनक से प्राप्त करता है, एक जीव जितना आनुवांशिक पदार्थ किससे प्राप्त करता है उसमें क्या लाता है? बदलाव। अतः कायिक वृद्धि की जो प्रावस्था होगी, अब ये वृद्धि करेगा जीव। जैसे कभी आपका जन्म हुआ था तो आप नन्हे से रूप में अपने घर में आए, सबसे छोटे थे आप बच्चे, सबसे छोटे थे इसलिए आपको क्या बोला जाता था? बच्चे। इसके बाद आपने धीरे धीरे क्या किया बच्चों? कायिक वृद्धि कर रहे हो आप, धीरे धीरे क्या कर रहे हो? तो इसके लिए मैं ऐसे लाइन खींचूंगा। आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो बच्चों? आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? कायिक वृद्धि कर रहे हैं। और अगर आप कोई पादप होता जीव के रूप में, कौन होता बच्चों? तो क्या बोलते हैं इसको? अतः पादपों के संदर्भ में इसे क्या कहा जाता है? कायिक प्रावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अतः जो जन्म के बाद जो कायिक वृद्धि कर रहा है इसमें मेनली जीव क्या कर रहा है?
एक बाह्य वातावरण से क्या कर रहा है, उद्भासित हो रहा है। एक बाह्य वातावरण से क्या हो रहा है, उद्भासित। अतः जितना भी इसने आनुवांशिक पदार्थ अपने जनक से प्राप्त किया है, इस वातावरण के अनुरूप जो परिवर्तित वातावरण है, क्या है गुड़िया, जो समय गुजरने के बाद, समय गुजर गया भैया, आज से जनक कौन है, जो इस दुनिया में हमसे पहले थे, ठीक है। आज एक फादर हमारा, हमें 25 वर्ष की उम्र पर पापा ने हमें जन्म दिया, तो 25 वर्ष का समय निकल गया, ठीक है बेटा। अतः 25 वर्ष के बाद जब हमारा समय निकल गया तो वातावरण क्या हो गया, अतः एक परिवर्तित वातावरण का जीव क्या करता है, अनुसरण करता है उद्भासन से। उद्भासन से क्या करेगा बच्चों, अनुसरण करेगा, क्या करेगा, और अपने अंदर अनुकूलताओं की क्या करेगा, बढ़ोतरी करता है। अपने अंदर अनुकूलताओं की क्या करता है। अतः किसी जीव में होने वाला आकार की, कार्य की और व्यवहारगत परिवर्तन अनुकूलन कहलाता है। एडाप्टेशन जो होता है, अनुकूलन, उसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी जीव की आकार की, या तो उसकी जो आकार की है, या उसकी जो फिजियोलॉजी है, क्या है उसकी बेटा, जैसे फिजियोलॉजी अपना 4 चेम्बर हार्ट है, फिजियोलॉजी को समझो। अपना जो हृदय है वो कितना है, 4 कक्षी है। पक्षी का कितना है, 4 कक्षी है। ध्यान से, ये कार्यकीम हम एक जैसे हो गए। लेकिन अगर हम झांकते हैं एम्फीबिया और रेप्टिलिया की तरफ, तो ये त्रिकक्षीय हृदय रखते हैं। कितना रखते हैं, तो कार्यकीम अंतर है। कोई बच्चा बता सकता है क्या अंतर है कार्यकीम में। बच्चों, हम नियमन कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कौन, पक्षी वर्ग और स्तनधारी, लेकिन ये नियमन नहीं कर सकते कौन, एम्फीबिया, या इससे टोटल दोनों वर्ग से नीचे के जितने भी हैं। क्योंकि बच्चों 4 कक्षीय अगर हम में हृदय है, तो बच्चों हम एक पर्याप्त O2 प्रत्येक टिश्यू को उपलब्ध करा सकते हैं। और प्रत्येक टिश्यू को अगर पर्याप्त O2 प्राप्त हो रही है, तो बच्चों पर्याप्त मात्रा में ATP का जीव क्या कर लेगा, उत्पादन कर लेगा। और वो जीव दवा भरी परिस्थिति में क्या कर लेगा, आसानी से जीवित रह लेगा, आसानी से क्या कर लेगा। तो हाँ बेटा, ले आ। अतः एक जो परिवर्तित वातावरण होता है, उसका जीव क्या करता है, उद्भासित होता है, और उससे क्या करता है, सामना करता है, और अपने अंदर अपनी अनुकूलताओं को क्या करता है, बढ़ाता है। इसके बाद वातावरण ही जीव को डार्विन जीने और मरने का अधिकार प्रदान करता है। तो एक लाइन लिखूं बच्चों में, जो सबसे बड़े प्राकृतिक विद माने जाते हैं, कौन से सर हैं, इन्हीं पर आपका टोटल सिलेबस है। सीनियर का सिलेबस विकास पर आधारित है, टोटल 1 से लेकर के 16वें चैप्टर तक। और उस विकासवाद के सर्वोपरि वैज्ञानिक हैं कौन, डार्विन साहब। अतः इस विद्वान ने एक बात की है कि प्रत्येक जीव को जीने का, मरने का और जनन करने का जो अधिकार उपलब्ध कराता है, वो कौन उपलब्ध कराता है, वातावरण उपलब्ध कराता है। अध्याय नंबर 7 में समझाएंगे, 7 में सर आ जाएंगे, अध्याय नंबर 7 में एकदम। तब ये विद्वान आपको अवगत कराएगा वातावरण क्या होता है। कौन बताएगा क्या है वातावरण, अजैव घटक। वातावरण क्या होता है गुड़िया, छोटी क्लासों में आप अजैव घटक रूप में पढ़ के आए, जैसे धूप। कौन, धूप, आजा बेटा। एक अजैव घटक कौन है, धूप। और धूप में, धूप क्या है, खगोलीय ऊर्जा। धूप क्या होती है, और इसके 2 घटक होते हैं, एक होता है प्रकाश और एक क्या होता है, ताप। इसके बाद बच्चों एक घटक तो अजैव ये हो गया, निर्जीव घटक को कहेंगे अजैव। एक हो गई जैसे वायु है आपका, जल है, दाब है, ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है। ये सब क्या है, वाह सर ये तो हद कर दिया आपने।
अतः छात्रों, जिसे आप निर्जीव कहते हैं वही आपको सजीव बनाने का अधिकार प्रदान करता है। क्या बनाने का अधिकार प्रदान करता है? क्योंकि आपकी उत्पत्ति किससे हुई है? निर्जीव से। आज इस धरा पर जनन के द्वारा आप एक सजीव से सजीव को बनता हुआ देख रहे हो छात्रों। एक सजीव को सजीव से सजीव की क्या देख रहे हो? उत्पत्ति। क्योंकि इस समय धरा पर कौन है? ऑक्सीजन। यदि इस धरा से ऑक्सीजन खत्म कर दी जाए तो सारे सजीव क्या हो जाएंगे? मृत, निर्जीव हो जाएंगे। फिर क्या होगा? जिस समय धरा पर ऑक्सीजन नहीं होगी उस समय निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति होती है, जिसे हम अध्याय नंबर 7 में पढ़ाएंगे आपके लिए। जब वातावरण में क्या ना हो? ऑक्सीजन, तब जनन नहीं होगा छात्रों। तब क्या नहीं होगा? जनन। लेकिन जैसे ऑक्सीजन धरा पर नहीं रहेगी उस समय निर्जीव से ही सजीव की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। आगे बात समझ में? आगे देखो बच्चों, जैसे जीव कायक वृद्धि करेगा और वातावरण का क्या कर रहा है? अनुसरण। आनुवांशिक पदार्थ में क्या कर रहा है? बदलाव कर रहा है। क्या कर रहा है? और बच्चों, अतः जीव ने यहाँ क्या की? वृद्धि। और वृद्धि के बाद जीव कौन सी अवस्था में प्रवेश कर गया? प्रजनक प्रावस्था में प्रवेश कर गया। किस में प्रवेश? कौन सी प्रावस्था में प्रवेश कर गया? अतः एक जीव की प्रजनक प्रावस्था क्या होती है छात्रों? जब वो उसमें संतति उत्पन्न करने की क्या आ जाती हो? क्षमता। अतः इस कार्य हेतु अगर लैंगिक जनन करने वाला जीव है तो बच्चों वो युग्मक बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? कौन बनाएगा? युग्मक। जिस जीव में क्या होगा? लैंगिक जनन। फिर उत्पन्न युग्मकों का क्या कराएगा? इसके बाद युग्मक स्थानांतरण के बाद क्या होगा? और निषेचन का परिणाम क्या होगा? अगर जीव में जनन का प्रकार अलैंगिक है, अगर जीव में जनन का प्रकार क्या है? अलैंगिक है, तो बच्चों वो युग्मक नहीं बनाएगा, वो जनन इकाई बनाएगा। आज क्या बनाएगा? उस जीव के द्वारा जनन इकाई बनाई जाएगी। अभी लो इस शब्द को अंडरलाइन कर देता हूँ, टाइम लग जाएगा इसमें, अभी इसको पूरा करना है। और इसके बाद इन्हीं जनन इकाइयों का क्या हो जाता है? परिवर्धन हो जाता है। क्या हो जाता है छात्रों? और वही संतति जीव होता है, वो नया जीव कहलाएगा। अतः जनन प्रावस्था में जीव क्या करेगा? युग्मक बनाएगा। युग्मकों का क्या करेगा? गेमीटो ट्रांसफर कराएगा, गेमीट बनाएगा, गेमीटो को ट्रांसफर कराएगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। और बच्चों क्या बना लेगा? जाइगोट। और यही जाइगोट क्या करेगा? अपना परिवर्धन, जो अध्याय नंबर 3 में पढ़ाया जाता है, और एक संतति शिशु पैदा हो जाएगा। लेकिन बच्चों अपनी प्रजनक प्रावस्था के बाद ये जो अगला पड़ाव है इसका, वो किधर को जाएगा बच्चों? जीर्णता की तरफ। इस समय इस व्यक्ति में कौन सी अभिक्रियाएं? विघटनात्मक अभिक्रियाओं की दर कैसी होगी? ज़्यादा होगी। और विघटनात्मक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? कैटाबॉलिक। और संश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं कौन सी होती है? एनाबॉलिक। इनकी दर कैसी हो जाएगी? कम। और वो जीर्णता की ओर अग्रसर होता है और उसका उपापचय क्या हो जाता है? बाधित होता है। और बच्चों इसको क्या कहते हैं हम? जीर्णता। क्या कहते हैं? और इसके बाद वो जीर्णता के बाद किसको प्राप्त करता है? प्राकृतिक मौत को प्राप्त कर जाता है। किसको प्राप्त करता है बच्चों? प्राकृतिक मौत को। लेकिन बच्चों आपको अध्यापक पढ़ा क्या रहा है? जनन, प्रजनन या रिप्रोडक्शन। इसका मतलब जब प्राकृतिक मौत होती है, इसका मतलब प्रत्येक जीव अपनी समय सीमा को लागता है। प्रत्येक जीव, ध्यान देना, प्रत्येक जीव क्या करेगा? अपनी समय सीमा को क्या करता है? लांघ जाता है। क्या करता है? इस लाइन को समझना क्या है ये, इस लाइन को समझना बेटा। अब देखो बच्चों आपके सामने जीवन अवधि, चाहे जीव कोई भी हो, एक निश्चित जीवन अवधि रखता है। क्या रखता है?
एक निश्चित जीवन अवधि रखता है। अतः किसी जीव के जन्म से उसकी क्या हो गई, इसके जो बीच की अवधि है, जो बीच की क्या है, जो अवधि होती है, या अवधि का मीन समय, टाइम, जो समय होता है उसी समय को हम क्या कहते हैं बच्चों। अतः बच्चों ये अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है, हर जीव की उम्र बराबर नहीं होती, लेकिन याद रहे इसके लिए आकार की भी जिम्मेदार नहीं होती। आप कहीं ये सोच लें कि बड़ी आकार की वाले जीव ज़्यादा जिंदे रहते होंगे, छोटी आकार की वाले जीव ज़्यादा जिंदे नहीं रहते होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर यहाँ अब एनसीईआरटी आपको एक मॉर्फोलॉजिकल यानी आकार की उदाहरण परोसती है और अपने उदाहरण में क्या कहती है कि अगर हम इस प्रकृति में तोता को देखें और दूसरी तरफ हम कौवा को देखें तो लगभग अपने आकार में क्या होती है, समानता होती है छात्रों, लगभग अपने आकार में क्या होती है, लेकिन इन दोनों की जीवन अवधि में बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ कौवा 15 वर्ष जिंदा रहेगा वही तोता कितना जिंदा रह जाएगा। इसी तरह से अगर हम पादपों के संदर्भ में एग्जाम्पल को देखें, किसको देखें, पादपों के संदर्भ में अगर हम एग्जाम्पल को देखें बच्चों, तो अगर इस प्रकृति में हम आम के पेड़ को देखें, किसको देखें, और पीपल के वृक्ष को देखें बच्चों, तो लगभग मॉर्फोलॉजी जो आकार की होती है वो कैसी होती है, जितना बड़ा पीपल का पेड़ होता है उतना ही बड़ा क्या होता है, लेकिन इनकी जीवन अवधि में बहुत बड़ा अंतर होता है बच्चों। जहाँ आम केवल 200 ईयर ही जिंदा रहेगा, जबकि जो पीपल है वो कितना 2500 वर्ष जिंदा रह लेता है। तो जीवन अवधि का जो संबंध होता है वो बच्चों किससे नहीं होता, मॉर्फोलॉजी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। अतः इस प्रकृति में अब एनसीईआरटी एक बात को कहती है कि इस प्रकृति में चाहे जीव कोई भी हो उसकी मौत निश्चित है, लेकिन कुछ नज़ारा अलग देखने को भी मिलता है, कुछ नज़ारा अलग देखने को भी मिलता है। खैर ठीक है, जो हम अध्ययन कर रहे हैं या आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, ये एक बहुकोशिक जीव है। कैसा जीव है बेटा, ठीक है, प्राकृतिक मौत पाते हैं बहुकोशिक जीव, क्या पाते हैं। लेकिन अब इधर को देखते हैं हम, तो एक एग्जाम्पल परोसते हैं बच्चों हम आपके लिए एक कोशिक जीव का। किसका परोसते हैं, ये इसका आनुवांशिक पदार्थ है बेटा, डीएनए, ठीक है। ये क्या हो गया, उसका कोश का द्रव्य है। क्या हो गया बच्चों, कोश का द्रव्य हो गया। जरा आप इसमें जनन को समझो तो निश्चित तौर से एक जैसी चाहे प्रक्रिया का इस्तेमाल होगा। अतः एक कोशिक जीव को अगर जनन करना है गुड़िया, तो उसे पहले क्या करनी होगी, कायिक वृद्धि करनी होगी, क्योंकि आपने भी क्या की है, कायिक वृद्धि की है। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि एक कोशिक जीव है, इसमें कायिक वृद्धि कहाँ से होगी, क्या असल ये 2 सेल का हो जाएगा, नहीं 2 सेल का नहीं होगा बच्चों। अतः बच्चों अगर आप देखें तो इसमें आपको 2 चीज़ दिखाई देंगी। एक तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोश का द्रव्य, एक क्या दिखाई दे रहा है इसको, डीएनए। अतः बच्चों ध्यान दो, अब आप अगर यहाँ जो मैंने चिन्ह से लगाए हैं इनको बाहर निकाल करके देखो, ये डीएनए है, क्या है, दिख रहा है आपको। अब बच्चों ये अपना दुगुणन कर सकता है, जय बड़ुए। अतः बच्चों ये दोनों हेलिक्स को खोल देगी, अपना दोनों हेलिक्स क्या करेगा ये, यानी इस रूप से किस कौन से रूप में आ गया, सिंगल हेलिक्स रूप में आ गया। टेम्पलेट कहेंगे इसको, क्या कहेंगे बेटा इसको, हाँ टेम्पलेट रज्जुक, सांचे, यानी इसमें पूरक न्यूक्लियोटाइड्स की बहुलकता होती है, जो आपको अध्याय नंबर 6 में बताया जाएगा। इसके बाद देखो जरा आराम से, क्या ये डीएनए पॉलीमरेज से, केवल सुन लो वो तो आगे आएगा, अपना दुगुणन कर गया, और ये भी डीएनए अपना क्या कर गया। आपके पास कितना डीएनए अणु था, कितने हो गए। तो बच्चों मैं एक जीव जो उच्च स्तर है, जीव से नीचे मेरा शरीर अंग तंत्र का बना हुआ है। अतः बच्चों चलो तंत्र को हटाओ, अंग पर आ जाओ, क्योंकि
परस्पर अंगों का जुड़ा होना ही क्या कहलाता है? तंत्र। एक अंग क्या होता है? एक कार्य की रचना जो एक से अधिक ऊतकों के प्रकार से भी मिलकर के बनी हो सकती है, उसे क्या कहेंगे हम? अंग। अब अंग से उतर के कहाँ गए हम? निम्न श्रेणी पर, ऊतक पर, और ऊतक से उतर के कहाँ आएंगे हम? तो आप कोशिका पर आ गए, और यहाँ भी आप अमीबा को कोशिका पर देख रहे हैं। और कोशिका से नीचे कहाँ जाएंगे तो हम? अतः आपको कोशिका से नीचे आणविक स्तर पर आना पड़ेगा। किस पर आना पड़ेगा बच्चों? अतः वह अणु जो जनन करने का अधिकार रखता है केवल और केवल डीएनए, और बहुत कम मात्रा में कौन बेटा? कुछ जीवों में आरएनए। अतः बच्चों आप में तो ये केवल जीव में क्या है? जनन। जनन करना जीव का गुण है, लेकिन दरअसल में जनन कौन करता है? इसीलिए उत्पन्न होने वाली संतति अपने शरीर के निर्माण हेतु आधार रूप में इस शरीर को हमने जाइगोट रूप में एक कोशिका से हमने क्या किया? शुरुआत की शरीर की। लेकिन उस जाइगोट का भी निर्माण किसने किया? डीएनए ने। अतः जनन करने का केवल अधिकार किस स्तर पर है? आणविक स्तर पर। अतः डीएनए में ही प्रतिकृतियन का गुण होता है। अतः एक जीव वो जनन कर सकता है जो अपनी क्या कर लेता होगा? कॉपी। लेकिन की गई कॉपी बिल्कुल हूबहू कैसी होती हो? अपने जैसी। कैसी होती हो? इस गुण को क्या कहेंगे हम? प्रतिकृतियन कहते हैं। तो अब ये अपने अंदर पहले डीएनए की मात्रा को बढ़ाएगा, डीएनए के अंश को बढ़ाएगा, कुछ भी कह सकते हैं आप, अंश शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मात्रा। अतः पहले की तुलना में अब जो डीएनए है वो इसमें पहले से कैसा हो गया? दोगुना हो गया ना बेटा। इसके बाद डीएनए आरएनए बनाएगा। आपने एक जूनियर में पढ़ा होगा कि जैसे आप जब इंटरफेज अवस्था पढ़ा रहे होंगे सर, तो उसमें जब इंटरफेज अवस्था आपको पढ़ाई है तो उसमें क्या है कि आरएनए बनेगा, तीनों प्रकार के आरएनए बनेंगे, और तीनों प्रकार के आरएनए बनने के बाद क्या होगा बच्चों? कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी और कोशिका द्रव्य का क्या हो जाएगा? निर्माण। जरा देखना क्या हो गया जीव में? कायिक वृद्धि हो गई। जीव की क्या हो गई? कायिक वृद्धि हुई। कायिक वृद्धि के बाद क्या होगा बच्चों? केंद्रक का विभाजन। किसी प्रकार के कोश का विभाजन में अगर हम देखें तो पहले किसका विभाजन होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। और केंद्रक का विभाजन जब हो जाता है तो उसके बाद किसका होता है? लेकिन छात्रों एनसीईआरटी द्वारा दिया जाने वाला जो एग्जाम्पल है, अतः जिस जीव का वो एग्जाम्पल दे रही है, क्या दे रही है? एग्जाम्पल दे रही है। अमीबा का ही क्यों दे रही है? क्योंकि बच्चों जब आपको हमने जूनियर में वर्गीकरण पढ़ाया था तो उस वर्गीकरण में आपने क्या देखा कि जीवों का यही आदिम पूर्वज है। जीव कौन से? जंतुओं का। कौन से जीवों का? पादपों का नहीं। कौन से जीवों का? जंतुओं का। इसे क्या कहा है? आदिम कहा है। इसके बाद बच्चों एक केंद्रक में से कितने केंद्रक बन जाएंगे? अतः इसके लिए क्या होगा? केंद्रक झिल्ली पचक जाएगी। ध्यान से, हालांकि एनसीईआरटी ने समसूत्री विभाजन लिखा है। क्या लिखा है? लेकिन अमीबा में असूत्री विभाजन होता है, लेकिन समसूत्री तो आपको समसूत्री पढ़ना है। ठीक है बेटा, मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को। नोट्स में भी आपको क्या क्या आएगा? समसूत्री आएगा। विभाजन का प्रकार जिसमें अगर कोई केंद्रक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्था से अगर नहीं गुजरता हो तो असूत्री विभाजन होगा। जबकि अमीबा में ऐसा नहीं होता। केवल केंद्रक झिल्ली पिचक करके क्या कर देती है? आनुवांशिक पदार्थ क्या कर देती है? बंटवारा। तो इसे क्या कहेंगे गुड़िया? हम असूत्री कहेंगे ना। क्या कहेंगे? बिल्कुल बहन जी। अतः बच्चों इसके बाद इसमें कितने केंद्रक बन जाएंगे? 2। कितने केंद्रक बन जाएंगे? ये आनुवांशिक पदार्थ है। और एक केंद्रक में से धीरे धीरे पहले 2 केंद्रक ही बना देते हैं। अरे यार जीव छोटा बन गया। अतः कितने केंद्रक बन जाएंगे? 2। चलो साहब, इसके बाद किसका बंटवारा होगा बेटा? इसके बाद कोश का द्रव्य का क्या हो जाएगा? बंटवारा होगा। कैसे होगा जरा बताना। ये अंदर क्यों धस रही है? कौन सी? एक्टिन और मायोसिन।
कौन सी होती है? और बच्चों इसके बाद धीरे धीरे ये दोनों मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों इधर को देखो, आपको दो छोटे जीव पैदा प्राप्त हो जाएंगे। आपको दो छोटे जीव क्या होंगे? प्राप्त। इन्हें क्या कहेंगे हम? संतति। क्या कहेंगे? अतः बच्चों केवल क्या हुआ? सेल डिवीजन। केवल क्या हुआ? कोश का विभाजन। अगर कहा जा सकता है कि एक कोशिक जीवों में मात्र कोश का विभाजन ही जनन का क्या हो गया गुड़िया? आधार हो गया। एक कोशिक जीवों के संदर्भ में क्या हो गया? जनन का आधार है। केवल जीव ने क्या किया है? कायक वृद्धि करके कोश का विभाजन कर गई है, और एक से कितनी कोशिकाएं बन गई? दो। अतः किसी जीव द्वारा अपनी संख्या में क्या कर लेना? वृद्धि, या अपने जैसा प्रतिरूप तैयार कर लेना। क्या कर लेना? हाँ, या अपने आप को जीव ने क्या कर लिया? बहुगुणित कर लिया। जीव क्या कर गया अपने को? यहाँ कितने हो गए ये संतति, और यहाँ कितना है? अतः परिभाषा, प्रत्येक जीव, यहाँ भी संख्या बढ़ गई आपके परिवार में, चाहे वो लैंगिक जनन हो। प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने के लिए अपनी ही तरह की विधि विकसित करता है। प्रत्येक जीव, ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पर, अपने को बहुगुणित करने के लिए अपनी ही तरह की विधि क्या करता है? विकसित। कि गुरुजी विधि का हो, वो विधि लैंगिक जनन हो सकती है। और वो विधि कैसे हो सकती है? इन दोनों विधियों की जो निर्भरता होती है वो उस जीव के शरीर क्रिया विज्ञान कैसी है, उसकी शरीर क्रिया विज्ञान कैसी है, या वो कैसे वास स्थल पर निवास करता है। कि गुरुजी वास स्थल का मतलब समझ में नहीं आया। वास स्थल का मतलब होता है एक वह निश्चित भूभाग या भूखंड जहाँ एक जैसा वातावरण होता हो, और जिस वातावरण में कोई जीव क्या करता हो? निवास करता हो। क्या करता हो बच्चों? निवास करता हो। तो उसे क्या कहेंगे आप? उस जीव का क्या कहा जाता है? आवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगे देखो बच्चों, अगर हम इधर को देखते हैं, क्या देखा आपने कि जीवन अवधि क्या है? तो जो प्रत्येक जीव होता है वो क्या पाता है? प्राकृतिक मौत। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हो आप? अतः बच्चों यह प्राकृतिक मौत नहीं हुई। काहे को बेटा? हुई नहीं मौत जीव की। ओए होए, एक कोशिक जीव क्या है? अतः छात्रों, बहुकोशिक जीव क्यों मरा और एक कोशिक जीव क्यों रहा अमर? फटाफट बताओ। क्योंकि जब जीव, बहुकोशिक जीव संतति उत्पन्न करने के लिए केवल और केवल जननांगों वाली कोशिकाओं का इस्तेमाल करते हैं, यानी जनन द्रव्य का इस्तेमाल करते हैं, जो सोमेटोप्लाज्म होता है उसका इस्तेमाल नहीं करते। अतः यहाँ संतति की उत्पत्ति के लिए जीव के द्वारा संपूर्ण शरीर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, अतः मौत को पाएगा। और जहाँ अमरता कहाँ है? जहाँ संतति उत्पन्न करने के लिए एक जीव अपने संपूर्ण शरीर का क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। संपूर्ण शरीर का क्या कर रहा है? इस्तेमाल। 5 मिनट रुको सर। संपूर्ण शरीर को क्या कर रहा है? इस्तेमाल। ऐसे में जीव, क्योंकि एक कोशिक जीव में कायिक कोशिकाएं और जनन द्रव्य वाली कोशिकाएं, जन्य कोशिकाएं अलग अलग नहीं होती। आप में तो अलग अलग है। आप में तो क्या है? अलग अलग है। जननांग क्षेत्र अलग है, ये वाली बॉडी अलग है। वो जब जीव ही एक कोशिका का है तो उसमें वो विभक्त नहीं होता, वो उसमें विभक्त नहीं होता। अतः छात्रों, प्रजनन की भूमिका क्या है? आप जिस प्रजनन या जनन की भूमिका क्या है इस धरा पर, सबसे प्रमुख भूमिका क्या है बताओ? अरे मर गए, भूमिका का मतलब मैथी बता दो। अतः सबसे बड़ी भूमिका, शाबाश गुड्डू, यानी इस धरा पर प्रत्येक जाति जीव की जो निरंतरता है, इस निरंतरता को क्या कहेंगे हम? उत्तरजीवता।
बदस्तूर बनी रहती है। अतः बच्चों इसमें से जो पुराने जीव होते हैं उनका क्या होता रहता है, निष्कासन, और नए जीवों का क्या होता रहता है, आगमन। ऐसा क्यों हो रहा है? पुराने को क्यों रख रहे हैं, नए को क्यों एंट्री मार रहे हैं, बताओ। दूसरा क्या महत्व हो सकता है प्रजनन से? शाबाश बेटा, कि जो हमारे पूर्वज थे, कौन थे? अतः वो इतने बुद्धिमान नहीं थे, इतने बुद्धिमान नहीं थे बच्चों। लेकिन बच्चों प्रजनन एक वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्रत्येक जीव अपना क्या करता है, विकास करता है, अपने अंदर अनुकूलताओं की क्या करता है, बढ़ोतरी करता है। पता प्रजनन की क्या भूमिका हो गई? 2। प्रजनन की तीसरी भूमिका क्या हो सकती है? डीएनए में वृद्धि नहीं बेटा, वो तो फिर डीएनए में अगर जो वृद्धि हो रही है वो तो क्या हो रहा है, उसमें अनुकूलताएं बढ़ रही हैं, एक नया जीन बन रहा है, जैसे अध्याय नंबर 6 में समझाएंगे हम आपके लिए। रिपीटेड डीएनए होते हैं, जिसे सैटेलाइट डीएनए के नाम से आप छोटी क्लासों में पढ़ के आएंगे छात्रों। बिल्कुल, चलो आगे समझेंगे, आप अभी बच्चे हो, आगे देखो बच्चों। नंबर 3 क्या है बताओ बच्चों? प्रजनन एक वह प्रक्रिया है जिसमें हम जंतुओं की नस्ल और पादपों की क्या कर सकते हैं, किस्म तैयार कर सकते हैं। अतः हम खाद्यान्न उत्पादन को क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। और दबाव भरी परिस्थिति से एक कोशिक जीवों का उकरना भी प्रजनन के माध्यम से होता है। थैंक यू सर।